पिछले एपिसोड्स में हमने देखे कि किस प्रकार से युवराज, सुहानी, निशा, विवेक, समायरा और अर्नब ने मिलकर उस साये का अंत किया। लेकिन क्या यही विशिंग वेल के साये का अंत था या सच्चाई कुछ और थी? आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे आखिर उस विशिंग वेल में रहने वाले साये का रहस्य क्या था। रात का वक्त था। विशिंग वेल के चारों तरफ उसकी रेलिंग के बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। युवराज सुहानी को अपनी बाहों में लेकर उस विशिंग वेल को देख रहा था। आज उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन दोनों से कुछ ही दूरी पर अर्नब, समायरा, निशा और विवेक भी जमीन पर पड़े उस विशिंग वेल को ही देख रहे थे। तभी उस विशिंग वेल के अंदर से एक बड़ा सा भयानक काला साया बाहर आता है और अगले ही पल वो युवराज को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी घबराहट से सुहानी की आंखें खुल जाती। वो इस वक्त एक कार में बैठे हुए पावर नैप ले रही थी। उसका लुक अब काफी चेंज हो चुका था। वो अब किसी कॉलेज गोइंग गर्ल के बजाय एक परफेक्ट बिजनेस वुमन लग रही थी। सुहानी को इस तरह घबराकर उठते देख उसके पास बैठा विवेक कहता, क्या हुआ? फिर से वही सपना देखा क्या? सुहानी एक गहरी सांस लेते हुए कहती, हाँ वही सपना। वो सपना एक पल के लिए भी मेरे जेहन से जाता ही नहीं है। विवेक कहता, सुहानी उस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम अभी भी उस विशिंग वेल के पास ही हो। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, तुमने सही कहा, मैं कहीं भी चली जाऊं मेरा मन हमेशा उस विशिंग वेल के पास ही रहता है जहां मैंने युवराज सर को आखिरी बार देखा था। ये कहते हुए सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं। इस पर विवेक भी परेशान होकर कहता है, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि उस रात के बाद युवराज सर ने खुद को सबसे दूर क्यों कर दिया। पिछले 3 सालों से उन्होंने खुद को इतना रिजर्व कर लिया है कि उनकी मर्जी के बिना कोई भी उनके पास तक नहीं जा सकता। उन्होंने हमें भी दीवान विला से बाहर कर दिया। आखिर वो चाहते क्या हैं? सुहानी अपना सर पीछे टेकते हुए मायूसी के साथ कहती, पता नहीं, युवराज सर ने तो कहा था कि उस तांत्रिक को खत्म करने के बाद हम नई शुरुआत करेंगे, लेकिन अब तो उन्हें देखे हुए 3 साल हो चुके हैं। सुहानी और विवेक बातें कर ही रहे थे, तभी विवेक का फोन बजने लगता है। विवेक अपना फोन आंसर करते हुए कहता, हेलो। ये कहने के बाद विवेक सामने वाले की बात बड़े ध्यान से सुनने लगता है। फोन पर बात सुनते हुए विवेक के चेहरे पर एक तरह का सेटिस्फैक्शन साफ साफ देखा जा सकता था। कुछ देर के बाद विवेक फोन कट कर देता है और एक स्माइल के साथ सुहानी से कहता है, हमने दीवान इंडस्ट्रीज से उनका एक और प्रोजेक्ट छीन लिया। विवेक की बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। विवेक आगे कहता है, सुहानी आखिर तुम करना क्या चाहती हो? पिछले 2 महीने में हमने दीवान इंडस्ट्रीज से उनका चौथा प्रोजेक्ट भी छीना है। विवेक इतना ही कह पाता है, तभी सुहानी उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, और आज हम उनसे उनका 5वां प्रोजेक्ट छीन लेंगे। विवेक सुहानी की चिंता करते हुए कहता, सुहानी आई होप तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कर रही हो। युवराज सर से दुश्मनी हम सब पर बहुत भारी पड़ सकती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि दीवान इंडस्ट्री से इस तरह उनके प्रोजेक्ट लेने से युवराज सर हमारे सामने आ जाएंगे? सुहानी सीरियस होकर कहती है, मुझे लगता नहीं, मुझे पता है कि ऐसा करने से युवराज सर को हमारे सामने आना ही होगा। विवेक कहता है, युवराज सर का बिजनेस अब हिमाचल या इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैल चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी एक कंपनी के इस छोटे से प्रोजेक्ट के लिए कोई एफर्ट डालेंगे। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, हो सकता है कि युवराज सर की नजरों में इन प्रोजेक्ट्स की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन उन्हें हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ट्रस्ट मी, जल्द ही युवराज सर हमारे सामने होंगे और मैं उन्हें बाहर निकाल कर रहूंगी। सुहानी के इतना कहते ही कार रुक जाती है। सुहानी कार से बाहर एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हुए एक स्माइल के साथ कहती है, तो चलो आज युवराज सर से उनका 5वां प्रोजेक्ट लेते हैं। विवेक सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता, तुम्हारी डिक्शनरी में लिमिट या हद जैसा कोई शब्द नहीं है ना? सुहानी विवेक की तरफ पलटते हुए कहती, अगर बात युवराज सर की है तो हाँ, ये शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैंने युवराज सर से प्रॉमिस किया था कि अगर कभी वो मुझसे दूर हो गए तो मैं उन्हें ढूंढकर फिर से अपने पास ले आऊंगी, और अब मेरा वही प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम फिर से दीवान विला के अंदर जा सकें। तभी हम पता कर पाएंगे कि आखिर युवराज सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। से बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद सुहानी एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल की कई बड़ी कंपनीज के लोग बैठे हुए थे जो उसी प्रोजेक्ट के लिए आए थे जिस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन उस वक्त सुहानी दे रही थी। वहां युवराज का पीए अमित भी बैठा हुआ था जो सुहानी का प्रेजेंटेशन देखकर
नर्वस हो रहा था। सुहानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी और विवेक वहां बैठे हुए एक फाइल को देख रहा था। सुहानी का प्रेजेंटेशन पूरा होते ही कॉन्फ्रेंस हॉल तालियां सुई गूंजने लगता है। सुहानी और विवेक के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन से भरी स्माइल थी, जिसे देखकर समझ में आ रहा था कि आज फिर से वो प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलने वाला है। सभी अपने आसपास बैठे लोगों से सुहानी के प्रेजेंटेशन की तारीफ कर रहे थे। अमित भी अब तक समझ चुका था कि ये प्रोजेक्ट भी अब सक्सेना इंडस्ट्रीज के हाथ में जा चुका है। अमित रुमाल से अपना माथा का पसीना पोंछते हुए खुद से कहता है, ये 5वां प्रोजेक्ट है जो इस सुहानी ने मुझसे छीन लिया। युवराज सर तो इस बार मेरी जान ही ले लेंगे। अमित यही सोच रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर अमित की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो मैसेज युवराज का था। अमित कांपते हुए हाथों से उस मैसेज का रिप्लाई करता है। अमित अपना फोन अपने ब्लेजर के पॉकेट में डालते हुए परेशान होकर खुद से कहता है, अब तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकते, युवराज सर मुझे नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर के बाद वहां सभी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंटेशन पूरे हो जाते हैं और अब वक्त था उस कंपनी के नाम को अनाउंस करने का जिसे ये प्रोजेक्ट मिला था। कॉन्फ्रेंस हॉल में सामने एक आदमी आता है। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था और वो कोई बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। वो आदमी एक हल्की स्माइल के साथ कहता, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच यहाँ आकर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप सभी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस कंपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन देकर ये प्रोजेक्ट अपने नाम किया है वो कंपनी ये है। ये कहते हुए वो आदमी सुहानी और विवेक की तरफ देखने लगता है। ये देखकर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी सक्सेना इंडस्ट्री के पास ही जाने वाला है। सुहानी और विवेक के चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। वो आदमी आगे कहता है, सक्सेना। वो आदमी इतना ही कह पाता है, तभी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कड़क आवाज सुनाई देती है, 1 मिनट। इस आवाज को सुनते ही पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में खामोशी छा जाती है और वहां बैठे 3 लोगों के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो 3 लोग थे अमित, विवेक और सुहानी। वो तीनों ही समझ गए थे कि उस कॉन्फ्रेंस हॉल में अब कौन आ चुका है। सभी लोग उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं, सिवाय सुहानी के। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उस आवाज की तरफ देख सके। विवेक उस आवाज की तरफ अपनी नजरें ले जाता है और वहां खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वहां और कोई नहीं बल्कि युवराज ही खड़ा था। आज 3 साल के बाद विवेक और शिमला के बाकी लोग युवराज को देख रहे थे। विवेक को तो जैसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो फौरन सुहानी की तरफ मुड़कर उससे कहता, सुहानी, युवराज सर। विवेक के मुंह से युवराज का नाम सुनकर सुहानी की सांसें रुक जाती और वो बड़ी हिम्मत करके अपनी आंखें उठाते युवराज की तरफ देखती है। युवराज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और वहां बैठे सभी लोग हैरानी से युवराज की ओर देखे जा रहे थे। युवराज के चेहरे पर इस वक्त वही गुस्सा और एरोगेंस था जो सुहानी से मिलने के पहले हुआ करता था। युवराज सामने देखते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो चलते हुए अपनी राइट साइड में देखता है। युवराज की नजर सीधे सुहानी पर जाती है, जो बिना किसी भाव के एकटक उसे ही देख रही थी। सुहानी को देखते ही युवराज का चेहरा शांत हो जाता और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। युवराज की नजरें सुहानी के चेहरे पर जाकर रुक जाती है और उसे सुहानी की आंखों में थोड़ी नमी दिखाई देती है। युवराज और सुहानी की नजरें इस वक्त एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी और विवेक एक बार युवराज को और एक बार सुहानी को देखने लगता है। विवेक भी सुहानी के नम आंखों को नोटिस कर लेता और उसे एहसास होता है कि सुहानी युवराज को देखकर इमोशनल हो रही है। विवेक सुहानी को संभालने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। विवेक को ऐसा करते हुए युवराज देख लेता है, उसके शांत चेहरे पर फिर से गुस्से के भाव आ जाते हैं। युवराज सुहानी से अपनी नजरें हटाकर फिर से उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए सामने आ जाता है। युवराज सामने आकर उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। युवराज को देखकर डर से उस आदमी की हालत खराब होने लगती है। युवराज उस आदमी की आंखों में देखते हुए एरोगेंस के साथ कहता है, मुझे लगता है अभी एक और प्रेजेंटेशन बाकी है। सामने खड़ा आदमी अपने डर को अपनी नकली स्माइल के पीछे छुपाते हुए कहता, ऑफ कोर्स मिस्टर दीवान, दिस इज ऑल योर्स। ये कहते हुए वो आदमी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। युवराज की नजर फिर से सुहानी पर जाती है, जो नम आंखों से एकटक युवराज को ही देख रही थी। सुहानी को देखकर युवराज अच्छे से समझ रहा था कि वो अपने आंसू बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रही है। युवराज एक नजर सुहानी को देखने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता है। युवराज को वहां इस तरह से प्रेजेंटेशन देते देख सभी लोग हैरान थे।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि युवराज दीवान खुद एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो उसकी हैसियत के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। प्रेजेंटेशन देते हुए युवराज की नजर बार बार सुहानी पर जा रही थी, लेकिन वो फिर से अपनी नजर उससे फेर लेता था। युवराज को देखते हुए विवेक सुहानी की तरफ झुककर धीरे से कहता, सुहानी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। युवराज सर फाइनली 3 साल बाद हमारे सामने आ ही गए। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। सुहानी विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो बस एकटक युवराज को ही देखती रहती है। आज उसकी आंखों ने 3 साल बाद युवराज को देखा था। सिर्फ वही जानती थी कि इस वक्त उसने खुद को कैसे संभाला था। युवराज अपना प्रेजेंटेशन पूरा करके उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता, मिस्टर मलिक, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका डिसीजन अब भी वही है? वो आदमी घबराहट और हंसी के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ कहता, मिस्टर दीवान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपका यहाँ आना ही ये प्रोजेक्ट आपको अपने नाम करने के लिए काफी है। अब ये प्रोजेक्ट दीवान इंडस्ट्रीज को जाता है। ये कहते हुए वो आदमी नर्वसनेस के साथ ताली बजाने लगता है। उस आदमी के ऐसा करने पर वहां बैठे सभी लोग भी क्लैपिंग करने लगते हैं। ऐसा होने पर युवराज उस एरोगेंस के साथ सुहानी की तरफ देखता है, लेकिन फिर से सुहानी को देखते युवराज के चेहरे से वो एरोगेंस गायब हो जाता है। वो प्रोजेक्ट युवराज को मिलने के बाद सभी अपनी जगह से उठकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाने लगते हैं। सुहानी भी विवेक के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ जाती है। उसे इस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुहानी युवराज के पास जाकर उसके गले से लग जाना चाहती थी, लेकिन युवराज की आंखें सुहानी को किसी अजनबी की तरह देख रही थी। सुहानी और विवेक उस बिल्डिंग से निकलकर अपने कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सुहानी को अपने पीछे से युवराज की आवाज सुनाई देती है, मिस सुहानी सक्सेना। इस आवाज को सुनकर सुहानी और विवेक दोनों के कदम रुक जाते हैं। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने युवराज खड़ा था। युवराज चलते हुए सुहानी के बिल्कुल सामने आ जाता और सुहानी एकटक युवराज की आंखों में देखने लगती है। युवराज को सुहानी को देखकर फिर से कुछ होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहता, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे कुछ प्रोजेक्ट लेकर मुझे हरा दिया? एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि युवराज दीवान को हराना नामुमकिन है। ये कहते हुए युवराज वहां से जाने लगता है। विवेक भी युवराज को अपने सामने देखकर काफी घबरा गया था। युवराज कुछ ही कदम चल पाता है, तभी उसे अपने पीछे से सुहानी की आवाज सुनाई देती है, तो फिर अब हारने की आदत डाल लीजिए मिस्टर युवराज दीवान। सुहानी का जवाब सुनकर गुस्से से युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो फौरन पीछे मुड़कर गुस्से से सुहानी की ओर देखने लगता है। सुहानी युवराज को गुस्से में देखकर अपने मन में कहती, सुहानी, यही मौका है। अगर अभी तुमने कुछ नहीं किया तो युवराज सर को फिर से बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। तुझे अभी ही कुछ करना होगा। ये सोचते हुए सुहानी युवराज की तरफ बढ़ने लगती है। विवेक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है। सुहानी के पास आने पर युवराज से कहता, तो तुम मुझे हराओगी? सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती, हाँ बिल्कुल। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज को हंसी आ जाती। वो एक घमंड भरी मुस्कान के साथ कहता, और वो कैसे? सुहानी कहती है, आपसे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, क्या मतलब? सुहानी कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए कहती, वही प्रोजेक्ट जिसका आप पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं, द प्रोजेक्ट ऑफ स्पेन। सुहानी के ऐसा कहते युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और वो गुस्से में सुहानी के करीब आते हुए कहता है, एक बात अच्छे से समझ लो, मुझे मेरे रास्ते में आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। ये कहते हुए युवराज सुहानी के बिल्कुल करीब आ जाता और उसकी आंखों की पुतलियां अब लाल होने लगती। युवराज को इस तरह से देखकर विवेक सुहानी के लिए घबरा जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन युवराज के गार्ड्स विवेक को रोक लेते हैं। अब युवराज का चेहरा सुहानी के एकदम करीब था और वो गुस्से से सुहानी की आंखों में ही देख रहा था। युवराज ये देखकर हैरान भी था कि सुहानी उससे डर क्यों नहीं रही है। तभी सुहानी आगे बढ़कर युवराज को कसकर हक कर लेती है। सुहानी के युवराज को गले लगाने से युवराज भी हैरान रह जाता और धीरे धीरे फिर से उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। युवराज को एहसास हो जाता है कि सुहानी के करीब आने पर उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी हैं। सुहानी के इतने करीब होने पर युवराज के हाथ भी
उसे अपनी बाहों में लेने के लिए बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी युवराज खुद को कंट्रोल कर लेता है। युवराज एक गहरी सांस लेता है और सुहानी की बाहों को पकड़ते हुए से खुद से अलग कर देता है। इस वक्त सुहानी की आंखों में आंसू थे और वो अपनी भीगी पलकों के साथ युवराज को ही देख रही थी। युवराज सुहानी की बाहों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कहता है, मुझसे दूर रहो। ये कहकर युवराज एक झटके के साथ सुहानी को खुद से दूर कर देता है और बड़ी तेजी के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ने लग जाता है। युवराज कुछ ही कदम चल पाता है, तभी वो देखता है कि कोई उसके सामने से बड़ी तेजी से भागते हुए आता है और युवराज से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। युवराज जमीन पर पड़े उस शख्स को देखता है। वहां और कोई नहीं, निशा थी, जो भागते हुए सुहानी के पास जा रही थी और हड़बड़ी में युवराज से टकरा गई। अब तक उसने युवराज का चेहरा नहीं देखा था। निशा जमीन पर पड़े हुए जैसे ही अपना सर उठाती है, अपने सामने युवराज को देखकर वो हैरान रह जाती है। आज उसने भी 3 साल बाद युवराज को देखा था। वो युवराज को अपने सामने खड़ा देखकर जमीन से उठना भी भूल जाती है और आंखें फाड़कर उसे ही देखती रहती है। युवराज एक नजर निशा को वहां देखकर गुस्से से चला जाता है और निशा सदमे में वहीं बैठी रहती है। अपनी कार के पास पहुंचकर युवराज पीछे मुड़कर एक नजर सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी अभी भी एकटक युवराज को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। ये देखकर युवराज अपने कार के अंदर बैठकर वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद विवेक निशा के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। निशा अभी भी शॉक्ड होकर अपने सामने एकटक देख रही थी। विवेक निशा के कंधे पर हाथ रखकर कहता, निशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवेक के छूने से निशा का ध्यान टूटता है और वो हैरानी से विवेक को देखते हुए कहती, क्या सच में यहाँ युवराज सर थे? विवेक कहता है, हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो एक मीटिंग अटेंड करनी थी ना। निशा विवेक से कहती, मैं मीटिंग में ही थी, लेकिन तभी मुझे पता चला कि इस कॉन्फ्रेंस में युवराज सर आए हैं, इसीलिए मैं मीटिंग छोड़कर यहाँ आ गई। ये कहते हुए निशा की नजर सुहानी पर जाती, जो नम आंखों से एकटक सड़क को ही देख रही थी। ये देखकर निशा फौरन अपनी जगह से उठ जाती और सुहानी के पास जाकर उसे जोर से हक कर लेती है। निशा को अंदाजा था कि इस वक्त सुहानी के दिल पर क्या बीत रही होगी। निशा के गले लगाते ही सुहानी फूट फूट कर रोने लगती है। सुहानी को इस हालत में देखकर निशा और विवेक को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो इस बारे में कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। उन्हें खुद ही नहीं पता था कि पिछले 3 सालों से युवराज उन सबसे दूर क्यों था, और उससे भी बड़ी बात, युवराज उन सबको पहचान क्यों नहीं रहा था। इधर युवराज की कार दीवान बिला में आकर रुक जाती है और वो अपनी कार से बाहर निकल जाता है। युवराज गुस्से में अपने घर के अंदर आता है। युवराज के घर के अंदर कोई भी नहीं था। वो अपने घर के स्टाफ को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अंदर आने देता था। जैसे ही वो लिविंग एरिया में एंटर करता है, उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। युवराज की आंखें लाल होते ही घर में रखे सारे कांच के सामान अपने आप टूटने लगते हैं। जैसे जैसे युवराज उन सामानों के पास से गुजर रहा था, वो सामान टूटते जा रहे थे। उन्हें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि ये सब युवराज के गुस्से की वजह से ही हो रहा था। युवराज गुस्से में चलते हुए एक रूम में आ जाता है। युवराज के अंदर आने पर उस कमरे के सामानों के साथ ऐसा नहीं होता। उस कमरे में पूरी तरह से खामोशी और अंधेरा था, लेकिन युवराज अंधेरे में भी देख सकता था। अंदर आकर युवराज की नजर सीधे सामने रखे बेड पर पड़ती है, जिस पर एक औरत लेटी हुई थी। वो औरत और कोई नहीं, पद्मिनी सिंघानिया थी। पद्मिनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आराम से सो रही थी, लेकिन सच बात तो ये थी कि वो पिछले 3 सालों से बिल्कुल उसी हालत में थी। पद्मिनी को देखकर युवराज के चेहरे का गुस्सा शांत होने लगता और उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले के उस रात के कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। युवराज देखता है कि वो सब विशिंग वेल के पास जमीन पर पड़े हुए थे और उनके सामने एक बड़ा सा काला साया था। इसके बाद युवराज देखता है कि वो साया युवराज को विशिंग वेल के अंदर खींच लेता है और युवराज और वो साया आमने सामने होते हैं। फिर युवराज देखता है कि युवराज और उस साये के बीच में पद्मिनी आ जाती है और फिर पद्मिनी युवराज की गोद में घायल पड़ी होती है और उससे कुछ बातें कर रही होती है। अपनी बातें पूरी करने के बाद पद्मिनी दर्द से कराहते हुए कहती, युवराज, मुझे तुम्हें एक और बहुत ही जरूरी बात बतानी है। युवराज घबराते हुए पद्मिनी से कहता, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पद्मिनी युवराज को मना करते हुए कहती है, मेरा इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। जब मैं अपने होश में ना रहूं तो मेरे इस शरीर को किसी सुरक्षित जगह पर रख देना।
एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। युवराज परेशान होकर कहता, कौन सी बात? पद्मिनी दर्द से कराहते हुए कहती है, सुहानी सुहानी। ये कहते हुए पद्मिनी की आंखें बंद हो जाती हैं। पद्मिनी के मुंह से सुहानी का नाम सुनकर युवराज बौखलाहट के साथ कहता, पद्मिनी पद्मिनी। सुहानी क्या? पद्मिनी अब तक अपना होश खो चुकी थी। युवराज की बातों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। इस बात को याद करते युवराज अब प्रेजेंट में आ जाता है। युवराज पद्मिनी को देखते हुए खुद से कहता है, पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसा तुमने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। हमेशा की तरह आज भी युवराज को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि पद्मिनी होश में ही नहीं थी। युवराज पद्मिनी को ही एकटक देख रहा था, तभी उसका फोन बजने लगता है। ये देखकर युवराज उस रूम से बाहर आ जाता और उस रूम को अच्छे से लॉक कर देता है। बाहर आकर युवराज अपना फोन उठाता है। उसे सामने से आवाज सुनाई देती है, सर आज फिर से सक्सेना इंडस्ट्रीज की तरफ से मीटिंग रिक्वेस्ट आई है। युवराज सीरियस होकर कहता, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है। फोन कट करने के बाद युवराज खुद से कहता, नहीं सुहानी, अब मैं तुम्हारी जीत के सामने नहीं झुकूंगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम अब मुझसे नहीं मिल पाओगी। ये कहते हुए युवराज की आंखों के सामने सुहानी का वो रोता हुआ चेहरा आने लगता है, जिसे उसने कुछ देर पहले ही देखा था। ये याद आते ही युवराज को भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते हुए वहां से चला जाता है। इधर सुहानी, निशा और विवेक अपने घर के लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। 3 साल पहले जब युवराज को उस साये ने विशिंग बेल के अंदर खींच लिया था, तो कई दिनों तक वो बाहर नहीं आया था। उस रात सुहानी भी युवराज के पीछे उस विशिंग बेल में कूद जाना चाहती थी, लेकिन बाकी लोगों ने उसे रोक लिया था। सुहानी, निशा और विवेक दीवान बिला में ही युवराज का इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन युवराज के गार्ड्स ने उन्हें दीवान बिला से बाहर निकाल दिया। बाद में सुहानी को पता चला कि उनको युवराज के कहने पर ही दीवान बिला से बाहर निकाला गया है। इसके बाद सुहानी ने युवराज तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवराज ने कभी उसे खुद तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो जानता ही नहीं कि सुहानी सक्सेना आखिर है कौन। जब सुहानी सारी कोशिशें करके हार गई, तब उसने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। अब सक्सेना इंडस्ट्रीज ही एक ऐसा जरिया बचा था जिससे सुहानी युवराज तक पहुंच सकती थी, और आज सुहानी ने अपनी मकसद की तरफ पहला सक्सेस पा भी लिया था। आज 3 साल बाद युवराज शिमला में पब्लिकली अपीयर हुआ था। सुहानी खामोशी से लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। निशा और विवेक सुहानी को फिक्रभर नजरों से देख रहे थे। उन्हें पता था कि सुहानी ने युवराज के बिना ये 3 साल कैसे काटे हैं। उन्होंने हर दिन सुहानी को युवराज से मिलने के लिए तड़पते हुए देखा था, और उन दोनों ने ही उस मुश्किल समय भी सुहानी को संभाला था। निशा और विवेक ने सक्सेना इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए अपना कैरियर तक सैक्रिफाइस कर दिया था। निशा वहां की खामोशी तोड़ते हुए कहती है, तो फाइनली आज युवराज सर हमारे सामने आ ही गए। विवेक निशा की बात को सुनकर कहता है, वो हमारे सामने आ तो गए, लेकिन ये कहते हुए विवेक किसी सोच में डूब जाता है। लेकिन क्या? निशा पूछती है। विवेक युवराज का चेहरा याद करते हुए कहता है, युवराज सर हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे वो हमें जानते ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज सर हमें भूल तो नहीं सकते हैं ना? निशा परेशान होकर कहती, युवराज सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस रात आखिर विशिंग बिल के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि वहां से बाहर आते ही युवराज सर इतने बदल गए कि उन्हें सुहानी तक का ख्याल नहीं रहा। ये कहते हुए निशा सुहानी को देखने लगती है, जो अपने ही किसी ख्याल में खोई हुई थी। ये देखकर निशा सुहानी के पास जाती है और उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहती, सुहानी तू ठीक तो है ना? निशा की बात सुनकर सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो निशा और विवेक से कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि युवराज सर को किसी ने पॉजेस किया हो, जिसकी वजह से वो हम में से किसी को पहचान ही नहीं पा रहे हो? सुहानी की बात सुनकर निशा और विवेक सोच में पड़ जाते हैं। विवेक भी सुहानी की बातों से सहमत होते हुए कहता, हाँ ऐसा हो सकता है। निशा भी कुछ याद करते हुए कहती, हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तुम लोगों को याद है सावित्री आंटी ने युवराज सर के बारे में क्या कहा था? सुहानी और विवेक क्यूरियस होकर निशा को देखते हुए एक साथ कहते हैं, क्या? निशा कुछ याद करते हुए कहती है,
जिस रात हमें सावित्री आंटी मिली थी उसी रात उन्होंने बताया था कि युवराज सर को उनके 27वें बर्थडे के अलावा कभी कोई मार नहीं सकता, लेकिन उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, घायल किया जा सकता और वश में भी किया जा सकता है। हो सकता है उस रात को वो काला साया युवराज सर को मार नहीं पाया होगा, इसलिए उसने उन्हें अपने वश में कर लिया होगा और इसीलिए युवराज सर वापस लौटकर हमारे पास नहीं आए। निशा की बात पूरी होते विवेक कहता, ओह यस, ये बिल्कुल हो सकता है और शायद इसी वजह से युवराज सर हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे वो हमें जानते ही ना हो। युवराज सर को जरूर किसी ने पॉजेस किया होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सुहानी को इस तरह से भूल जाएं। सुहानी भी विवेक की बात से सहमत होते हुए कहती, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। विवेक आगे कहता है, तो फिर अब हम क्या करेंगे? सुहानी अपनी जगह से उठते हुए कहती है, सबसे पहले हमें कुछ भी करके फिर से दीवान विला के अंदर जाना होगा। जब तक हम युवराज सर से दूर हैं, हम उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकते। उनके पास होने पर ही हम ये जान पाएंगे कि आखिर युवराज सर को हुआ क्या है। सुहानी की बात सुनकर निशा और विवेक हैरानी से उसे देखने लगते हैं। विवेक कहता है, सुहानी, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम खुद से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हो? 3 साल लगे हैं हमें युवराज सर को एक बार देखने के लिए और तुम दीवान विला में शिफ्ट होने की बात कर रही हो। अगर युवराज सर ने सोच लिया है कि वो हमें खुद से दूर ही रखेंगे तो हमारा उन तक पहुंच पाना नामुमकिन है। विवेक की बात सुनकर सुहानी कहती, नहीं विवेक, युवराज सर चाहे या ना चाहे वो मुझे अपने पास आने से नहीं रोक सकते। बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब और नहीं। हम दीवान विला में जरूर जाएंगे और युवराज सर खुद हमें वहां लेकर जाएंगे। सुहानी एक गहरी सांस लेते हुए कहती, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। ये कहते हुए सुहानी निशा और विवेक से कुछ डिस्कस करने लगती है। सुहानी का प्लान सुनने के बाद निशा सुहानी से कहती, सुहानी, क्या तुझे सच में लगता है कि तेरा ये प्लान काम कर जाएगा? सुहानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती, ये मेरी नहीं युवराज सर की ही ट्रिक है। बस एक बार मैं दीवान विला पहुंच जाऊं, फिर देखती हूँ कि कौन सा वसीकरण युवराज सर को मुझसे दूर रख पाता है। ये कहते हुए सुहानी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसे जाते देखकर निशा विवेक से कहती है, मुझे तो अब युवराज सर के से ज्यादा सुहानी से डर लगने लगा। ये युवराज सर तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। विवेक भी सुहानी को ही देखते हुए कहता, हाँ, अब सुहानी का पैसेंस खत्म हो चुका है। अब वो युवराज सर तक पहुंचे बिना चैन की सांस नहीं लेने वाली है। निशा सुहानी की फिक्र करते हुए कहती, कहीं सुहानी युवराज सर तक पहुंचने के जुनून में खुद को किसी मुसीबत में न डाल ले। हमें सुहानी के लिए कुछ करना होगा। विवेक भी सीरियस होकर कहता, हम सिर्फ सुहानी की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर वो निकल पड़ी है उसे अब कोई नहीं रोक सकता, युवराज सर भी नहीं। इधर सुहानी अपने रूम में आकर एक नंबर पर कॉल करती है। फोन से अर्नब की आवाज आती है, हेलो सुहानी। सुहानी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती, अर्नब सर, युवराज सर बाहर आ चुके हैं। अब समायरा को वापस बुलाने का टाइम आ चुका है। व्यूअर्स, बहुत दिनों से मैं अपने चैनल पे इसके एपिसोड्स अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसके लिए सॉरी, लेकिन अब से कंटिन्यू मेरे चैनल पर इसके एपिसोड्स आते रहेंगे। तो मेरे चैनल को, कहानी को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए एपिसोड आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।